So students, today we are going to discuss about you can say configurations, different type of configurations and representation of molecules. Okay, but before that configurations की जरूरत, representation की जरूरत क्यों पड़ी है हमें? देखो, as you know that isomers are of two type, constitutional isomers and stereoisomers. Stereoisomers के कौन से होते हैं? Which are having same formula, same connectivity, but different arrangement in space. स्पेस में उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल की बात करूं, ये दोनों देखने में तो सेम लग रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर भी सेम है, बट इनमें ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना स्पेशियल अरेंजमेंट में, जैसे ये जो क्लोरीन है, इस सॉलिड लाइन से दिखाने का मतलब क्या होता है कि ये आपकी तरफ है। ओके, जैसे ये वाले अगर मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल जो है वो इस प्लेन में है, मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में, और ये वाला जो क्लोरीन है ये आपकी तरफ है ऐसे, इसलिए इसको सॉलिड दिखाया हुआ है ऐसे सॉलिड लाइन से, ये वाला। ओके, और इसमें जो है ये वाला क्लोरीन आपके जो मॉलिक्यूल ऐसा ही है बाकी, बट ये वाला क्लोरीन जो है वो बैकवर्ड है, स्क्रीन से पीछे को जा रहा है। ओके, निकल के। सो और इस वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं ऑप्टिकली। उनका जो बिहेवियर है वो ऑप्टिकल बिहेवियर डिफरेंट है। ओके, क्लियर। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ठीक, वो सारा आज हम पढ़ेंगे। ठीक, जैसे स्टीरियो आइसोमर्स में दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। ओके, एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है? एनेंशियोमर्स आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जैसे ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज है वो इस जैसी दिखती है, या उल्टा बोल लो, इसकी मिरर इमेज इस जैसी दिखती है। मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ ना, अगर ये बीच में मिरर हो तो इसकी जो मिरर इमेज होगी वो इस मॉलिक्यूल जैसी दिखेगी। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसका एनेंशियोमर है। ओके, और डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? ये भी एक तरह के स्टीरियो आइसोमर्स ही होते हैं, बट दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ये दोनों आपस में एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मिरर इमेज होती तो जो आपके पास ये वाला टुवर्ड यू है मिरर इमेज में, वो बिहाइंड यू होता, बिहाइंड दी प्लेन होता, और ये जो बिहाइंड दी प्लेन है वो टुवर्ड यू होता। इसमें देखो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो दीज आर नॉट मिरर इमेजेस। ठीक, और ये जो स्टीरियो आइसोमर होने के लिए, या आप कह लो एनेंशियोमर होने के लिए, कंडीशन क्या है? कायरलिटी। कायरलिटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर बीइंग द एनेंशियोमर। अब कायरलिटी क्या होती है? कार्बन अगर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट से अटैच हो, जैसे अगर मैं बात करूं, कार्बन इज अटैच टू मिथाइल, इस साइड से प्रोटॉन, इस साइड से क्लोरीन और इस साइड से इथाइल, तो हम कहेंगे दिस कार्बन इज द कायरल कार्बन। ओके, और जिस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर तो एक ही कायरल कार्बन है फिर तो पक्का ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवा सकता है। ओके, क्लियर। और अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो उस टाइम वो हो सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ना हो, पर उसकी डिस्कशन आज नहीं करने वाले हम डिटेल में। ठीक है, वो सारे जो एनेंशियोमर्स या डायस्टीरोमर्स के टाइप्स हैं वो बाद की बात है। ओके, क्लियर। अभी जो हम करने वाले हैं दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 3D। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन दी हैं। ठीक, और उन रिप्रेजेंटेशन को क्या क्या बोलते हैं? एक होती है आर कॉन्फ़िगरेशन, एक होती है एस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आपने पढ़ा होगा डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ही आर और एस कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आर और एस जो है वो ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए यूज होती है टर्म, आर और एस। ठीक है, तो इसलिए ये आज करना है हमने। सबसे पहले जैसे आपको मैंने अभी बताया कि कायरल कार्बन किसको बोलती हैं? द कार्बन विच इज अटैच्ड टू द 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज कॉल्ड एज द कायरल कार्बन। एक्चुअल में अगर मैं आपको मान लेते हैं यही मॉलिक्यूल है, इसको 3D में दिखाऊं तो वो 3D में पता कैसा दिखता होगा? 3D में इट विल लुक लाइक, वेट अ मिनट, दिस। ठीक है, ये सेंटर में ये जो येलो वाला ये कार्बन है। ओके,
और आप कह लो कि बाकी ये, हालांकि यहाँ पे तो चारों सेम है, ये जो व्हाइट वाले हैं ये आप इग्नोर करो, ये व्हाइट वाले नहीं है, ये मान के चलना है। और चारों यहाँ पे तो सेम दिखाए हुए हैं ना, बट चारों डिफरेंट होंगे, चारों के चारों। ठीक है, इनमें से एक कोई और है, जैसे मान लो एक फ्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा क्लोरीन है और चौथा आयोडीन है। चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, और सेंटर वाला जो येलो वाला है वो कार्बन है। ये होती है 3D अरेंजमेंट। ओके, ऐसे होती है, वेट अ मिनट, ये है 3D अरेंजमेंट। क्लियर? और इस 3D अरेंजमेंट को 2D में कैसे लिखते हैं, पेपर पे कैसे लिखना है विद द हेल्प ऑफ पेन, उसके लिए फिर साइंटिस्टों ने बनाया कि आप उसकी 3D आप बता सको कि इसकी 3D अरेंजमेंट कैसी है, बट पेपर पे लिख के समझा सको। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने ट्राई किया है, तो उन कंसेप्ट को पढ़ते हैं, सारे जरूरी हैं। ओके, चलो। जैसे एक तो रिप्रेजेंटेशन ऐसे हो सकती है, ये क्या रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, टोटल जो कायरल कार्बन है, ये सेंटर में कायरल कार्बन है, चाहे कायरल ना भी हो, अभी तक तो हम ये मान के चल रहे हैं, मान लो ये कायरल कार्बन नहीं भी है, बट ये चार सब्स्टिट्यूएंट है उसके ऊपर। ठीक, तो चार में से दो सब्स्टिट्यूएंट टुवर्ड यू, उनको आप क्या करोगे, उनको आप ये हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दोगे, हॉरिजॉन्टल सॉलिड लाइन से। ओके, और ये वाले जो दो हैं, ये सी और ये वाला डी जो सी कार्बन के ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है, ये बिहाइंड, मतलब ये दोनों ए और बी जो है वो आपकी तरफ, और ये सी और डी जो है वो आपसे दूर। ओके, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करी जा सकती है 3D में। जैसे ये कुछ मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखेगा कि ये वाले ए और बी आपकी तरफ आगे को हैं, और सी और डी जो है पीछे को हैं। ठीक है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका ये है, और इसको दिखाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं। ओके, कि ए और बी हमारी तरफ है तो सॉलिड लाइन से दिखा देते हैं, ऐसे दोनों को सॉलिड लाइन से दिखाया हुआ है, और सी और डी जो है वो पीछे को जा रहे हैं, हमसे दूर जा रहे हैं, तो उनको ऐसे डैश्ड लाइन से दिखा देते हैं। या आप ये वाली लाइन भी यूज कर सकते हो, इसको ऐसी लाइन होती है ना। ओके, और एक और तरीका होता है इस 3D अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करने का, जिसको बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ये बड़ी सबसे कॉमन रिप्रेजेंटेशन है ये फ्लाइंग वेज। ओके, इसके केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है, मोस्टली यूज्ड फॉर वन मॉलिक्यूल विद वन कार्बन एटम। ये कहाँ पे यूज होती है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे एक कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल हो, उसके लिए ये यूज की जाती है। इसमें कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेशन, देखो ये आपका सी है, यही मॉलिक्यूल है, बट इसकी फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक, तो इनमें से आपने क्या करना है, किन्हीं भी दो को, जैसे मान लो मैंने मान लिया डी और सी, ये आपके स्क्रीन वाले प्लेन में, ये जो कार्बन है ये भी आपके स्क्रीन के वाले प्लेन में प्रेजेंट है, और ये जो डी और सी है ये भी आपके स्क्रीन वाले प्लेन में प्रेजेंट है। ठीक, ये जो आर ए है ये आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको सॉलिड लाइन से दिखाओगे। ओके, और ये जो बी है वो आपसे दूर जा रहा है, तो इसको आप डैश्ड लाइन से दिखाओगे। तो एक्चुअल में टेट्राहेड्रल को इन केस ऑफ फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके दो बॉन्ड जो होते हैं वो उसी प्लेन में होते हैं जिस प्लेन में आप कॉपी, जो आपकी कॉपी का पेज वाला प्लेन है, ये डैश्ड वाला जो है वो उससे दूर जा रहा होता है, कॉपी से पीछे को निकल रहा होता है, और जो ये जो सॉलिड वाला है वो कॉपी से आगे को निकल रहा है, और ये दोनों बॉन्ड आपके पेपर वाले प्लेन में। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो ये ऐसे ही है, देखो ये दोनों एक प्लेन में है, मान लिया ये वाला प्लेन है मोबाइल वाला प्लेन, ये आपकी कॉपी वाला प्लेन, ये ए मेरी तरफ आ रहा है ना, मेरे को दिख रहा है, आपके लग रहा है स्क्रीन से बाहर को आ जाएगा, वो बात अलग है कि ये 3D नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको सॉलिड लाइन से दिखा दिया, यहाँ पे देखो ए को सॉलिड लाइन से दिखा दिया, और बी जो है वो इस प्लेन से पीछे को जा रहा है, तो इसलिए बी को डैश लाइन से दिखा दिया। ओके, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, एंड ये दोनों कहाँ पे हैं, बॉन्ड इन द प्लेन। ओके, this type of representation is called as the flying wedge representation. ओके, टेट्राहेड्रल की फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन ये होती है। ओके, और जब मैंने बोला कि इसमें मेजरली हम जितनी भी ये स्टडी है वो क्यों कर रहे हैं, कायरल कार्बन को, कायरल कार्बन के लिए, इस वजह से कायरल कार्बन, आपको पता है कायरल कार्बन हमेशा चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा होता है, तो आपको चारों की पोजीशन बतानी होती है कि इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी क्या है और इसकी क्या है। उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ओके, बट फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन ज्यादातर कहाँ यूज होती है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन एटम ही हो कायरल वाला। अगर कायरल ना भी हो बट वो
चार साइड से जुड़ा है, उसने कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाया, तो भी उसकी फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन की जा सकती है। ओके, और ये इसका 3D ऐसे दिखता है, ये है फ्लाइंग वेज 3D में जो दिखता है। ठीक है। आपको एक बार वो फिगर्स भी दिखा देते हैं। जैसे अब जैसे मैंने इसको कैसे किया, ये तो जैसे ये रहा आपका, ये इसको एक अरेंज करने का व्हाइट वाले इग्नोर करने हैं आपने। ओके वेट अ मिनट, इसकी अरेंजमेंट मेरे से भी थोड़ा टाइम लेगा। ओके मिनट यार। ओके हाँ, ये वाली ये आपकी फ्लाइंग वेज। ओके, दो बॉन्ड प्लेन में, ठीक है, स्क्रीन वाले प्लेन में एक बॉन्ड आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड पीछे को जाता हुआ दिख रहा है, और बीच में ये जो येलो वाला ये क्या है, ये आपका कार्बन। ओके, तो दिस इज दी, ये 3D में एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंटेशन है मॉलिक्यूल की, बट उसको कॉपी पे कैसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास क्या टेक्निक है, फ्लाइंग वेज टेक्निक। ओके चलो, और ये वैसे मैंने फिगर यहाँ पे अटैच कर दी हुई है। ओके, नोट्स में आपको मिल जाएगी। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन जो मोस्टली कहाँ यूज होती है, फॉर लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स विद कायरल कार्बन एटम्स विद मोर, मतलब जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम हो, उसमें कौन सी प्रोजेक्शन यूज होती है, फिशर प्रोजेक्शन। एक कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल में भी यूज हो सकती है फिशर प्रोजेक्शन, ये नहीं है कि ज्यादा वाले में यूज होनी है, बट मोस्टली फिशर प्रोजेक्शन जो है वो कब यूज की जाती है, जब एक से ज्यादा कार्बन हो, वो भी कायरल वाले। ठीक है, वही सेम बात अगर कायरल ना हो फिर भी चलेगा, बट ये है कि हर कार्बन जो है वो चार बॉन्ड बना रहा हो, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड ना बना रहा हो, उस टाइम हम फिशर प्रोजेक्शन करते हैं। ओके, सो इसको भी देख लेते हैं। इन दिस बॉन्ड इन ए क्या था आपका, ये वाली रिप्रेजेंटेशन को ए बोला था ना हमने, ये वाली को पिछले पेज पे चलते हैं, इसको ए बोला है, इसको फिगर ए बोला है। ओके, इसको फिगर बी बोला है, ए फिगर का यूज कर रहे हैं हम। ओके, बॉन्ड इन ए विच आर टुवर्ड द ऑब्जर्वर, आपको याद होगा दो बॉन्ड जो है वो टुवर्ड ऑब्जर्वर हैं, चाहे ये वाली पिक्चर देख लो चाहे ये वाली पिक्चर देख लो। ठीक है, तो जो बॉन्ड टुवर्ड ऑब्जर्वर है, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल, एंड बॉन्ड विद विच आर अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ड्रॉन वर्टिकल। ये वाले दो बॉन्ड जो है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, उनको वर्टिकल दिखाते हैं। ये वाले दो बॉन्ड जो टुवर्ड द ऑब्जर्वर है, ये वाला और ये वाला, इसको हॉरिजॉन्टल दिखाते हैं। मतलब इस मॉलिक्यूल की फिशर प्रोजेक्शन क्या है, ये। ठीक है, या इसकी फिशर प्रोजेक्शन क्या है, ये। ठीक है, जब आपको मॉलिक्यूल ऐसे दिखाया होगा, जैसे अभी आगे मैं दिखाऊंगा एक ऐसा एग्जांपल, जैसे आपको एग्जांपल में एक एग्जांपल दिखाते हैं पहले, जैसे ये दिखाई हुई है, ये वाला। ओके, ये हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है ये आपकी तरफ है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो वर्टिकल बॉन्ड है वो पीछे को है दोनों। ओके, और ड्राइव किससे हुए हैं, ड्राइव ये वाली से हुए हैं, ये वाले से। ओके, लेट मी गो टू दी बैक साइड अगेन। ओके, ठीक है, तो ये है, ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स को आप, जैसे ये 3D रिप्रेजेंटेशन को आप ऐसे दिखाते हो फिशर में, मतलब वहां पे आप लाइनें सॉलिड या नॉर्मल लाइंस ड्रॉ करते हो, वहां पे ऑटोमेटिकली समझ लिया जाता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाले दोनों बॉन्ड जो है वो आपकी तरफ है, और जो वर्टिकल लाइंस वाले दोनों बॉन्ड है वो पीछे को है। ओके, उसके बाद, बट यूजुअली द प्रोजेक्शन इज ड्रॉन सो दैट द लॉन्गेस्ट, ओके वेट अ मिनट, ये वाला पैराग्राफ छूट गया मेरे से। बट ड्यूरिंग डिसाइडिंग आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ये आगे बताऊंगा मैं आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हैं। ग्रुप विद लोवेस्ट प्रायोरिटी शुड बी एट बॉटम, दैट इज एट द पोजीशन डी। ओके, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड जब करने करने वाला बताऊंगा आगे, उसमें हमें ये डिसाइड करना होता है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बन जो चार ग्रुप से जुड़ा है उनमें से लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है। ठीक है, और जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो आपका बॉटम पे ही लिया जाता है। ठीक है, या बॉटम पे लेना है या टॉप पे लेना है, मतलब वो बिहाइंड होना चाहिए।
वो कभी भी ऑब्जर्वर की तरफ नहीं होना चाहिए। आर और एस डिसाइड करते टाइम जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होना चाहिए। मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर मतलब या सी वाली यहाँ पे वो सी वाली पोजीशन पे या डी वाली पोजीशन पे। यहाँ पे ये बात ऐड कर दो, एट बॉटम और एट टॉप। टॉप पे मतलब सी पोजीशन, जिस यहाँ पे ये सी की पोजीशन है ये वाली। ओके क्लियर। और ये प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? मैंने अभी बोला ना प्रायोरिटी वाला, कि कार्बन के ऊपर जो 4 ग्रुप लगे हैं उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी आएगी आपको। प्रायोरिटी डिसाइड होती है, प्रायोरिटी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मास नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम्स। कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम होगा, सी का, ए का, डी का और बी का, उसका एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड होगी। ओके मतलब अगर मैं बोलूं, इसका एक एग्जांपल दें तो लेट अस से ये है। अभी मैं नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन की ही बात कर रहा हूँ। वेट अ मिनट, यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे बनाता हूँ उसी के साइड में। मान लेते हैं कि कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप लगे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और CH3। ओके तो आपने क्या देखना है, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होनी है। सब जो डायरेक्टली अटैच्ड है, कौन कौन से 4 ग्रुप अटैच है कार्बन के ऊपर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और मिथाइल। तो जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है उसका मास नंबर देखना है आपने। जैसे यहाँ पे फ्लोरीन का मास नंबर आपको पता ही है, अराउंड 19। क्लोरीन का आपको पता ही है 35 या 37, क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। ब्रोमीन का आपको पता है 81। और मिथाइल में कार्बन है जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना। तो ये पूरे ग्रुप में कार्बन है जो कार्बन से, ये वाले सेंटर वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है ये वाले पे। ओके जिसके अराउंड हम देख रहे हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन को। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या हुआ, ब्रोमीन पहले नंबर पे, क्लोरीन दूसरे नंबर पे, फ्लोरीन तीसरे नंबर पे और मिथाइल चौथे नंबर पे। दिस इज द प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके तो ऐसे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना। ठीक क्लियर। ये जब हम ये कब देखेंगे, ये जब आर और एस कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी होगी तब की बात है ये। बट वैसे ही आपको मैंने ये एडवांस में बता रखा है कि जो फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर प्रोजेक्शन में जब आप डिसाइड करने वाले होगे आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, तो अगर आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है, लोएस्ट प्रायोरिटी जो ग्रुप है वो अगर सी या डी की जगह हो तो अच्छा होता है। ए और बी की जगह अच्छा नहीं होता, अदरवाइज आपको थोड़ा सा रूल में चेंज करना पड़ता है फिर। ओके क्लियर। और आगे एक और लाइन है जो आपको समझनी पड़ेगी इसी में, अभी फिशर प्रोजेक्शन पे वापस आते हैं। बट यूजुअली द प्रोजेक्शन इज ड्रॉन so that the longest carbon chain in the molecule is vertical with highly oxidized functional group at top. But usually Fisher projection ऐसे मॉलिक्यूल्स के केस में जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो, ओके हम कैसे करते हैं, हम ऐसे वर्टिकल करते हैं। ओके यहाँ पे ये आपके पास कितने कायरल कार्बन है, 1 2 3, ये तीनों कायरल कार्बन है, क्योंकि तीनों अपनी चारों साइड से 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। ठीक तो हम ऐसे दिखाते होते हैं फिशर प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल को, जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो। और वो भी ऐसे भी क्यों दिखाया है, मतलब इसको भी टॉप पे रख सकते थे, इसको बॉटम पे रख सकते थे, बट टॉप पे आपने उस कार्बन को रखना है जो हाईली ऑक्सीडाइज्ड है। जैसे इस कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईएस्ट है, ओके इसके कंपैरिजन में। क्लियर। इस कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, वो इसके लिए इसकी शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी, और इस कार्बन की कितनी है उसके लिए भी इसकी शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। वैसे अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीजन स्टेट +1 है, और यहाँ पे जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है। ओके तो आपका हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन टॉप पे होता है। ओके और टॉप से बॉटम को ऐसे दिखा देते हैं। फिर हम ये नहीं करते कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, ठीक है, वो आपका जो है वो आपका सी और डी की पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि वो कभी कभार ए और बी की ऐसे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस पे भी आ जाता है, वर्टिकल पे ना आने की बजाय। जैसे यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन के ऊपर 4 ग्रुप कौन कौन से अटैच हैं, 1 2 3 और चौथा ये पूरा ग्रुप, इसको पूरा ग्रुप माना जाएगा ना इस कार्बन के रिस्पेक्ट में। ठीक तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो तो हाइड्रोजन है। इस कार्बन के ऊपर जो 4 ग्रुप जुड़े हैं, जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 ग्रुप बताए ना मैंने, ये पूरा इसको पूरा ग्रुप माना जाएगा जो इस कार्बन के ऊपर जुड़ा है। तो लोएस्ट प्रायोरिटी तो हाइड्रोजन की हुई क्योंकि इसका लोएस्ट मास है।
इसको एक्चुअल में आर एंड एस निकालते टाइम यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे होना चाहिए। ओके, बट एक्चुअल में ये तो यहाँ पे लगा है, हॉरिजॉन्टल पे लगा हुआ है। ओके, होना तो उसको वर्टिकल पे चाहिए था, या तो यहाँ होना चाहिए था या तो यहाँ होना चाहिए था। ओके, बट अब आप इसका कुछ कर नहीं ना सकते, तो उस टाइम हम थोड़ा सा रूल ही चेंज कर देंगे आर और एस का पता लगाने के लिए। जो रूल है ना कि आर किसको बोलते हैं और एस किसको बोलते हैं, उसमें ही थोड़ा सा चेंज करते हैं और उस अकॉर्डिंग आर और एस की पता लगा लेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, सो आई वाज सेइंग कि जो नेक्स्ट हमारा थर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है दैट इज सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। ओके, अब ये सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने जो जो जहां जहां लगनी है वो वाली समझाई हुई है। जैसे ये कन्फर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती हैं। कन्फर्मेशंस याद है, आपने शायद 10+1 में पढ़ी होंगी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ठीक है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड। ठीक है, एक बार दिखा दूं। जैसे इथेन के केस में दो तरह की कॉन्फ़िगरेशंस होती है ना, स्टैगर्ड, सॉरी ये एक्लिप्स्ड है, दिस इज स्टैगर्ड। ओके, तो इसको दिखाने के लिए एक तो ये प्रोजेक्शन है, इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ओके, बट दूसरा आपके पास जो मेथड है वो एक सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन मेथड भी होता है। उसमें आप क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड को आप ऐसे दिखाते हो, लाइक दिस डायगोनली, और इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन ऐसे और इस कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन ऐसे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस हाइड्रोजन के सामने कुछ नहीं आ रहा। ओके, और इस हाइड्रोजन के सामने भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब ये आपस में स्टैगर्ड फॉर्म में है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। और जब हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन आ जाए, इस हाइड्रोजन के सामने दूसरा हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के सामने ये वाला हाइड्रोजन आ जाए, दोनों कार्बन का, तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। सोलर एक्लिप्स का मतलब पता है ना, जैसे सन के आगे जब मून आ जाता है उसको एक्लिप्स बोलते हैं। तो इसमें भी ऐसे हो रहा है, ये आपस में एक दूसरे के आगे आ रहे हैं, सामने सामने आ रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्लिप्स्ड फॉर्म, eclipsed conformation, and this is called as the staggered conformation, okay, of ethane। ये दोनों जो हैं वो इथेन की स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशंस हैं। ओके, वैसे एथेन को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, बट ये कॉन्फॉर्मेशंस में दिखाना क्यों जरूरी है। कॉन्फॉर्मेशन हालांकि हम कंपटीशन में डिस्कस करेंगे, रेगुलर में नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको बोर्ड में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इन चीजों का, इसलिए मैंने अभी सिर्फ उतना बताया हुआ है, कंपटीशन वाला नहीं बता रहा। तो स्टैगर्ड और एक्लिप्स दिखाना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि जब ये आमने सामने आ जाते हैं ऐसे, तो उस टाइम थोड़ी रिपल्शन ज्यादा होती हैं, सो दैट्स व्हाई इस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा हाई एनर्जी का होता है, और इस फॉर्म में अगर इथेन रहेगा तो वो थोड़ी लो एनर्जी में रहेगा। और लो एनर्जी में जब रहेगा तो आपको पता है वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है एज कंपेरिजन टू हाई एनर्जी की। ओके, हालांकि कॉन्फर्मेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके, इन डिटेल इन कॉम्पिटिशन क्लास। ओके, नेक्स्ट है आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला। ओके, ये भी कॉन्फर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया मैंने गलती से, बट यहाँ पे आना है यूज्ड फॉर कॉन्फर्मेशंस, ये भी कॉन्फर्मेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, जिसको बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और ये मोस्टली यूज होता है फॉर द कॉन्फर्मेशंस। जैसे आपने ये वाला देखा हुआ, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड ऐसे दिखाते हैं। ओके, it is planar projection of Sawhorse formula. Here a molecule is viewed along the axis of carbon carbon bond। इसमें ऐसे देखा जाता है कि कार्बन कार्बन एक्सिस, जैसे यहाँ से आप ये अपनी आई के थ्रू आप यहाँ से देख रहे हो कार्बन कार्बन बॉन्ड को बिल्कुल सीध में लेके, ओके, बिल्कुल सीधा देख रहे हो, तो जिससे होगा क्या, आपको ये वाला इस एंड वाला कार्बन तो नजर आएगा, दूसरे एंड वाला ये वाले एंड वाला कार्बन नजर नहीं आएगा। ओके, क्लियर। तो the carbon atom toward the front is represented by a dot, ये डॉट से जो है ये फ्रंट वाला कार्बन दिखाया जा रहा है। ओके, एंड कार्बन एटम टुवर्ड द रेयर बाय द सर्कल, और जो ये पीछे वाला कार्बन एटम है ये वाला, इसको ये सर्कल से दिखाया जा रहा है। ओके, और ये जो फ्रंट वाला है उसको ये डॉट से दिखाया जाता है। क्लियर, तो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है। ओके, उसके बाद है इंटर कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। प्रोजेक्शंस को आपस में इंटर कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं,
जैसे फिशर प्रोजेक्शन को 100 हॉर्स में बदलना हो तो कैसे बदल सकते हो? ओके, दी एक मिनट रुकना। ओके, द कन्फर्मेशंस विच ड्रॉ इन अ फिशर प्रोजेक्शन, जिन कन्फर्मेशंस को आपने फिशर प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर दिया हुआ है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला of any compound containing more than one stereo center happens to be least stable and fully eclipsed conformations of the molecule. इनका कहना है कि फिशर प्रोजेक्शन में जो आपने, जिसमें एक से ज्यादा कायरल सेंटर वालों की बात कर रहा हूं मैं, जैसे इसमें 2 कायरल सेंटर वाले कार्बन है, ठीक, तो इसके केस में हम ये मानते हैं कि ये कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर जो हैं, जब इनकी आपने 100 हॉर्स बनानी है तो वो कौन सी बनानी है? वो एक्लिप्स्ड वाली बनानी है। फिशर से हमेशा, फिशर कॉन्फ़िगरेशन को जब भी आप 100 हॉर्स में कन्वर्ट करोगे तो हमेशा क्या करोगे आप? कौन सी बनाओगे? एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन बनाओगे। तो एक्लिप्स्ड कैसे बनेगी? ये 2 कार्बन दिखा दिया आपने, ये कायरल सेंटर वाले, ये वाले ये कायरल सेंटर वाले दिखा दिए, ठीक है। OH के सामने OH लिख दिया, हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन लिख दिया, CHO के सामने ये CH2OH लिख दिया, लाइक दिस। सो दैट एक्लिप्स्ड में आपको पता है ना एनर्जी मैक्सिमम होती है, तो इस केस में मैक्सिमम रिपल्शन होगी, सो दैट्स व्हाई दे विल हैव मैक्सिमम एनर्जी। ओके, मतलब फिशर टू 100 हॉर्स कन्वर्ट करते टाइम आपने याद रखना है, फिशर से 100 हॉर्स जब कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है? आपने फिशर को एक एक्लिप्स्ड 100 हॉर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद है फ्लाइंग वेज इनटू फिशर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये R&S की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम धीरे धीरे। फ्लाइंग वेज टू फिशर यूज्ड मेनली फॉर द कायरल कार्बन्स। ये वाली कॉन्फ़िगरेशंस, ये जो कन्वर्जंस है वो कहाँ काम में आएगी? कायरल कार्बन्स के केस में। द ग्रुप which is below the plane of paper is kept at the bottom and remaining 3 groups are attached in the same sequence। जो सबसे, जैसे आपके पास ये है ना फिश, जो फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन है ये है मॉलिक्यूल की, ये आपका सेंटर में कायरल कार्बन है। ओके, वो बात लगा, कायरल कार्बन को हम डॉट से दिखाते हैं। तो इसमें बिहाइंड द प्लेन, इसका आपको याद होगा, इसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बोला था, ये दोनों आपकी मोबाइल स्क्रीन के प्लेन में है, ये टुवर्ड यू और ये जो है वो बिहाइंड यू, अगर गोइंग अवे फ्रॉम यू। ओके, ये वाला बॉन्ड, तो जो गोइंग अवे वाला है, ठीक है, आपने क्या करना है? उसको सबसे नीचे रखना है। फ्लाइंग वेज बनाते टाइम उसको वर्टिकल लाइन में नीचे पे रखना, बॉटम पे रखना है। और बाकी जो है, बाकी जिन आपको दिख रहा है OH के बाद ऐसे अगर जाएं COOH उसके बाद H, तो बस आपने फिर ऐसे बाकी मॉलिक्यूल ऐसे लिखना है इसमें। तो जैसे जो अवे फ्रॉम यू जा रहा था ग्रुप, उसको आपने बॉटम पे लिख दिया। ओके, उसके बाद सीक्वेंस क्या था? OH, इधर को COH, उसके बाद H, ये सीक्वेंस था ना, लाइक दिस, ठीक है। या आप ऐसे इसको 3D में अगर इमेजिन करना चाहते हो तो ये चीज की है हमने, जो लोवेस्ट, जो हमें एक मिनट रुकना जरा। द ग्रुप विच इज बिलो द प्लेन ऑफ पेपर इज केप्ट एट द बॉटम, अभी इसकी बात नहीं कर रहा मैं। जो बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है उसको आपने क्या किया? उसने उसको आपने बॉटम में रखा और जो रिमेनिंग 3 ग्रुप हैं उनको उसी सीक्वेंस में अटैच कर दिया जिस सीक्वेंस में वो हैं फ्लाइंग वेज में। ओके, क्लियर? इसको एक मिनट रुको, इससे समझाता हूँ। देखो, मान लेते हैं कि अब यहाँ पे पेंसिल नहीं चलेगी मेरी। मान लेते हैं जो मैं ग्रुप अभी पीछे करने वाला हूँ, सबसे पीछे वो वाला, ये वाला। ओके, ये जो सबसे पीछे चला गया एटम, वो रेड वाला सबसे पीछे वाला, ओके, वो लो आपका जो है वो अवे फ्रॉम यू वाला था। और बाकी ये जो तीनों हैं जिस सीक्वेंस में आपको अपेयर हो रहे हैं, आपने उसी सीक्वेंस में लिखने हैं। किसमें? अपने जो क्या बोलते हैं, फ्लाइंग वेज नहीं, सॉरी, दूसरी कौन सी थी? 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, नहीं नहीं सॉरी, नॉट 100 हॉर्स, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में आपने उनको उसी सीक्वेंस में लिखना है।
जो अवे वाला, जो सबसे बिहाइंड वाला था, ठीक है, उसको सबसे बॉटम पे लिख के बाकी ये जो है वो उसी सीक्वेंस में लिखनी है जिस सीक्वेंस में वो है। ओके, जैसे इसकी क्या बनेगी, इसमें सबसे, अब इसमें बिहाइंड यू जो अवे फ्रॉम यू जा रहा है वो कौन सा है, वो ये वाला बॉन्ड है, तो उसको कहाँ लिखना है, बॉटम पे। ओके, ऐसे बना के बॉटम पे। उसके बाद क्या सीक्वेंस है, COOH OH PH, ऐसे है ना, या ऐसे देख लो, जैसे मर्जी देख लो, क्लॉकवाइज देख लो सीक्वेंस या एंटी क्लॉकवाइज। तो OH COH PH, तो आपका क्या बनेगा, OH COH PH। चाहे दूसरी तरह से देख लेते हैं, COH OH PH। ठीक है, तो ऐसे आपने फ्लाइंग वेज टू फिशर प्रोजेक्शन में आना है, और फिशर प्रोजेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे एक और एग्जांपल अटैच कर रखा हुआ है, इसमें देखो, ये मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इन्होंने ऐसे यार ऊपर ये दे दिया ऐसे कर दो ना। ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और इसको सबसे बॉटम पे रखना है आपने। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाले को बॉटम पे रख के बाकी सीक्वेंस क्या है, बाकी सीक्वेंस आपको क्या दिख रहा है, बाकी सीक्वेंस आपको दिख रहा है COH HME। ठीक है, तो आपका यही चल रहा है, COH HME, ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो, वो आपकी इच्छा है। ठीक, COH HME, like this। okay, so this is the way to convert your flying wedge representation to the Fisher representation। okay, और R और S में आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे बिहाइंड है, ये वाला जो बिहाइंड द प्लेन, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर वाला बॉन्ड है, वो कौन सा है, वो ग्रुप कौन सा है, क्योंकि उस टाइम हमने R और S उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। इसलिए ये मैंने आपको शुरू में सारी कॉन्फ़िगरेशंस बता दी हैं एक बार, क्योंकि पेपर में आपको ये भी दे के पूछा जा सकता है आर है कि एस है, या आपको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट के करके पूछा जा सकता है कि आर है कि एस है। ओके, अब आ रहे हैं हम आर एंड एस नॉमेनक्लेचर पे। आर एंड एस नॉमेनक्लेचर, ये अब आपका काम शुरू हुआ बोर्ड वाला। ओके, क्योंकि एग्जाम्पलर में ऐसे क्वेश्चन है, और वो कहते हैं ना जो SN1 SN2 में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, उसको आर और एस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो तरीका होता है डेक्स्ट्रो और लीवो, ऑप्टिकल आइसोमर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डेक्स्ट्रो और लीवो। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट करे, लीवो का मतलब होता है जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करे। बट वो तो सिर्फ हम एक्सपेरिमेंटली ही पता लगा सकते हैं, उसको तो हम वैसे पता लगा नहीं सकते कॉन्फ़िगरेशन देख के। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन जो है, आर एंड एस नाम दे सकते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स को। ठीक है, और ये जो है ये उनकी स्पेशल अरेंजमेंट के बेसिस पे नेम दिया जाता है। इसके लिए आप थ्योरेटिकली ही पता लगा सकते हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिकली करवा के ही मिलेगा ऐसा नहीं। ठीक है, आर और एस नॉमेनक्लेचर किसके केस में होता है, कायरल कार्बन्स के लिए होता है ये नॉमेनक्लेचर। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सीक्वेंस रूल पता होना चाहिए, मतलब आपने एक सीक्वेंसिंग करनी होती है। सीक्वेंसिंग किस बेसिस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे। ओके, उसके बाद द मॉलिक्यूल इज इमेजिन्ड टू ओरिएंटेट so that the group of the lowest priority is directed away from the observer। आपने क्या करना है, आपने मॉलिक्यूल को, आपको पता है ना टेट्राहेड्रल की शेप वैसे कैसी होती है, 3D में कैसे दिखती है, मैंने अभी दिखाया आपको, ये देखो ये टेट्राहेड्रल ही है। ओके, बट आपने इसको अपनी मर्जी से रोटेट करके एक हिसाब से सेट करना है। कैसे सेट करना है, आपने सेट करना है इसको लाइक दिस, कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो सबसे अवे चला जाए, वो सबसे पीछे हो जाए, वो छिप जाए मेन कार्बन के पीछे। ओके, उसके बाद जो ये जो तीन एटम है, ये तीनों एटम जो हैं, इनकी प्रायोरिटी क्या है, मान लेते हैं इसकी प्रायोरिटी 1, इसकी प्रायोरिटी 2, इसकी प्रायोरिटी 3। आपको पता है प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मास। तब आपने देखना है 1 2 3 अब जाने में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन करनी पड़ रही है कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, बट शर्त ये है कि आपका लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है, दैट शुड बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर थोड़ा सा रूल में चेंज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर, बट अभी के लिए हम वो एक्सेप्शन वाला, वो जो अदरवाइज वाला केस नहीं लेते, अभी हम मान के चलते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है वो दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो उस टाइम होता क्या है, उसके बाद क्या करना है, देन ड्रॉ द सर्कल अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी ऑफ ऑल ग्रुप्स।
ठीक है, प्रायोरिटी के बेसिस पे सर्कल ड्रॉ करो। जैसे मैंने बोला था, मान लेते हैं प्रायोरिटी 1 ये, प्रायोरिटी 2 ये, प्रायोरिटी 3 ये। तो अब सर्कल ड्रॉ करो प्रायोरिटी बेसिस पे, ये बन रहा है। ये कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? इट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है तो मतलब एस, और अगर क्लॉकवाइज होता तो आर। तो ऐसे एक आर और एस कॉन्फ़िगरेशन करी जाती है। ओके, बट अब बट वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। बट इफ ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, अगर वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर नहीं है, ओके, उसके बाद अगर आप ऐसे देखते हो, मान लेते हैं ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप नहीं था जो अवे है, ओके, क्लियर, तब क्या करना है? तब अगर आपने जैसे मान लेते हैं, तब 1 2 3 जो बाकी 3 बचे उनका प्रायोरिटी ऑर्डर ये आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए क्या होना चाहिए, आर। बट नहीं, फिर आर नहीं, फिर एस, फिर उल्टा होना है। ओके, बट इफ ग्रुप ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, देन रिवर्स नोटेशन विल बी देयर। तब आपने रिवर्स नोटेशन लगानी है। मतलब आर किसके लिए लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एस किसके लिए लगाना है, क्लॉकवाइज के लिए। ठीक है, बस इतना सा ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, जैसे ये मैंने दिखाया हुआ है कि ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, वो पीछे छिपा हुआ है, वो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रेड रेड। ओके, वो ऐसे करना है आपने। उसके बाद अगर प्रायोरिटी ऑर्डर 1 2 3 ऐसे है, मतलब सर्कल जो है वो आपका क्लॉकवाइज बन रहा है, तो आर कॉन्फ़िगरेशन है। इस वाले कायरल कार्बन के अराउंड जो आपकी ज्योमेट्री है वो आर है। और अगर ऐसा ना हो कि एंटी क्लॉकवाइज होता, तो इस वाले कायरल कार्बन के अराउंड जो आपकी ज्योमेट्री है वो एस है। ओके, क्लियर। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आपको जो शेप है वो आपको ऐसे दी जाती है, आपको पता ही नहीं लगता कौन सा बिहाइंड है, कौन सा मतलब इसका आपको बोला कि इस कायरल कार्बन का बताओ जी, ये आर कॉन्फ़िगरेशन है कि एस। क्योंकि आर और एस सिर्फ कायरल कार्बन के लिए होता है, पहली बात समझ लो। ओके, नॉर्मल कार्बन के लिए नहीं, जो कायरल नहीं है। कायरल कौन से होते हैं, जिन जो कम से कम 4 डिफरेंट, जिनके चारों बॉन्ड 4 डिफरेंट एटम से बने हो। ओके, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन। ओके, क्लियर। तो अब ये वाला जो कार्बन है ये कायरल है, ठीक। अब इसमें प्रायोरिटी किसके बेसिस पे देखनी थी मैंने, आपको क्या बोला था, जो ग्रुप का जो एटम डायरेक्टली अटैच है, इसमें कौन सा है ऑक्सीजन, इसमें कौन सा है कार्बन, इसमें कौन सा है हाइड्रोजन, और इसमें कौन सा है कार्बन। अब आप बोलोगे सर इन दोनों की प्रायोरिटी तो सेम है। नहीं, अगर डायरेक्टली अटैच वाला, जैसे इस कार्बन के साथ ये COH है, ये CH3, अब आप बोलोगे नहीं, इनको इन दोनों में कार्बन है तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। क्योंकि डायरेक्टली अटैच वाला अगर देख लिया, उसके बाद आपने उसका उससे नेक्स्ट देखना है कि जो नेक्स्ट वाला है वो कौन है। ओके, नेक्स्ट वाला देखना है फिर। ओके, तो प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रायोरिटी में कौन है, ये पहले नंबर पे, एक मिनट रुकना, प्रायोरिटी में ये पहले नंबर पे है आपका। ओके, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, और ये चौथे नंबर पे। ओके, क्लियर। बट इसमें मैंने आपको क्या बोला था, जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द, हमने फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग तो डिसाइड करना ही नहीं होता ना, तो इसलिए फोर्थ वाले को तो काट ही दो। फोर्थ प्रायोरिटी इसकी है ना। तो आपका कैसे बन रहा है सर्कल, ये बन रहा है कौन सा, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होना चाहिए, एस है, बट यहाँ पे तो आर लिखा है। ये आर कैसे, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन है, ये फिशर रिप्रेजेंटेशन। फिशर रिप्रेजेंटेशन के केस में आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले दोनों बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला, ये इसका मतलब क्या है कि ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ है ना। तो आपकी तरफ ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप था, जो जो है वो आपकी तरफ नहीं ना चाहिए, वो तो अवे चाहिए था। वो या तो इस पोजीशन पे होता या तो इस पोजीशन पे होता, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप टुवर्ड यू है, तो अगर टुवर्ड यू है तो उस टाइम अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, उसका मतलब होता है आर, तो दिस इज दी आर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, क्लियर। अब इसके केस में लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, एच। इस कार्बन के ऊपर लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, एच। ओके, और ये वर्टिकल लाइन पे आया। वर्टिकल लाइन पे आपको पता है, आपको याद होगा कि इट मींस अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, चाहे वो इस पे होता है, टॉप पे होता है, चाहे वो बॉटम पे होता है, उसका मतलब अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर ही है। ओके, और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर ही चाहिए लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप।
तो अब देखते हैं, अब इनमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ये पीएच का मतलब फिनाइल है, बेंजीन रिंग है यहाँ पे ऐसे। ओके क्लियर। तो अब देखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड इसकी, थर्ड इसकी, तो ऐसे घुमा दिया। ये कौन सा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, आर, और आर ही आएगा इसका। इसमें रिवर्स टेक्नोलॉजी में, रिवर्स साइकोलॉजी में नहीं जाना आपने। क्यों नहीं जाना रिवर्स में, क्योंकि इसके केस में ग्रुप ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द बॉटम। ओके, इसके केस में ग्रुप ऑफ लोएस्ट, इन चारों में से लोएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन टॉप पे आए या बॉटम पे आए, उसका मतलब अवे ही है ना। टॉप पे आना या बॉटम पे आना इज मींस अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक, तो बस फिर 1 2 3। अब इसके केस में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या है, एस। तो इसका, इसकी, इस कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसके केस में प्रायोरिटी में ये लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है, 1 2 3। ओके, तो आपके पास ये क्या बना, 1 2 3। ये ऐसे होना चाहिए, उल्टा लिखा हुआ है यार यहाँ पे मैंने, वेट अ मिनट। यहाँ पे ये जो सर्कल है ये थोड़ा, ये जो क्लॉक बनाई है ये उल्टा बनाई हुई है, ये ऐसे आनी है, ये ऐसे है ना, ऐसे चल रही है। तो ये कौन सी है, ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है, आर, क्योंकि ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी जो है वो बिहाइंड ही है, मतलब नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग चलना है हमने। ओके, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होगी, आर। ओके क्लियर। अब इसके केस में सिंपल फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके केस में अब आपने ग्रुप ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे देख होना चाहिए, सबसे बिहाइंड होना चाहिए, और वो सबसे बिहाइंड ही है देखो, क्योंकि उसको ऐसी लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा है हुआ। इसका मतलब क्या होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके क्लियर। तो वही बात होगी फिर, बस बाकी जो ग्रुप है उनमें प्रायोरिटी डिसाइड करो। सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो ऑक्सीजन, दूसरी कार्बन, जो आगे ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, क्योंकि CHO का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ये होता है ना। और इसके केस में जो कार्बन जो है वो आगे, अब आप बोलोगे नहीं जी इसमें भी आगे ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इसकी बात मैं बाद में करता हूँ कि इसमें इसको प्रायोरिटी पहले क्यों दी। ठीक, तो आपके पास 1, आप इसमें ऐसे मानो ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का मतलब है कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ऐसे मानना है। इसके केस में कार्बन एक साइड से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दो साइड से तो हाइड्रोजन से जुड़ा है ना। इसकी अगर मैं बात करूं, इसको थोड़ा इलेबोरेट कर देता हूँ। ओके, इसके केस में C डबल बॉन्ड OH, तो डबल बॉन्ड O को आप ऐसे ऐसे मानना है कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ठीक, बस आपने आगे से आगे चलते जाना है प्रायोरिटी डिसाइड करते टाइम। पहले देखना है कि हाई, जो डायरेक्टली जुड़ा है उसमें से हाईएस्ट मास किसका है, उसके बेसिस पे प्रायोरिटी, तभी तो उसको पहले नंबर पे मिला। उसके बाद देखना है, अगर डायरेक्टली अटैच वाले से बात ना बने तो आगे वो किससे अटैच है, ठीक है। और अगर उससे बात ना बने तो दूसरे वाला भी देखना है कि दूसरा कौन सा है जिससे वो अटैच है। जैसे C डबल बॉन्ड O को हमने मान लिया C डबल, ऐसे कि कार्बन 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो प्रायोरिटी में इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको पहला। तो आपके पास कौन सा, कैसा सर्कल बना, ये बना क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, आर। और इसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो बिहाइंड ही था, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर ही था ना, तो इट मींस ये आ रही है। ओके, अदरवाइज रिवर्स में जाना पड़ता। अब ये वाला जो मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है इसमें दो कायरल सेंटर हैं, एक ये वाला एक ये वाला। ठीक, तो अब हमने आपको क्या, इसमें क्या करना है, अब सबसे पहले आपने ये वाले कार्बन का बताना है, उसके बाद ये वाले कार्बन का बताना है। ठीक है, अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 4, मतलब ऐसे बोलो कि हमने सेकंड और थर्ड कार्बन का बताना है कि वो आ रहा है कि ऐसा है। ओके, उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी है। सबसे पहले इसकी डिसाइड कर लेते हैं। ये वाला जो कार्बन है, ये हाइड्रोजन, इस साइड से हाइड्रोजन से, इस साइड से COOH से, और इस साइड से OH से, और नीचे से ये पूरा मॉलिक्यूल ही है जिससे जिससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ये कार्बन ही है ना, पहले तो कार्बन ही आता है यहाँ पे। तो इसमें प्रायोरिटी में सबसे पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे प्रायोरिटी में ये पूरा ग्रुप, ये वाला जो नीचे बॉटम पे है। ओके, तो आप देखो 1 2 और ये पूरा ग्रुप नीचे तीसरे नंबर पे, तो ऐसे बन रहा है। ये कैसा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए क्या होनी चाहिए, आर। ठीक, बट हाइड्रोजन इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, बट ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होता है बॉन्ड आपकी तरफ है, याद है, ऐसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे लिख बनाते हैं ना।
तो ये दोनों बॉन्ड आपकी तरफ होते हैं। ओके, तो मतलब लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो आपकी तरफ है, तो इट मीन्स ये जो रोटेशन है इसके लिए वैसे आना चाहिए था, रूल के अकॉर्डिंग क्या है आर, बट इसमें रिवर्स रूल लगना है क्योंकि ग्रुप ऑफ द लोएस्ट प्रायोरिटी इज नॉट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इसके लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है एस। सिमिलरली आप ये दूसरे वाले कार्बन की निकाल लोगे, इसकी कितनी है, इसकी भी ऐसी है। ओके, तो ऐसे आपकी इन सभी मॉलिक्यूल्स की, इन सभी मॉलिक्यूल्स में जो आपके पास कायरल सेंटर है, जो कायरल कार्बन है, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस ऐसे निकली हैं आर या एस जो भी हैं। ओके, जैसे इस मॉलिक्यूल के केस में ये आपके पास 1 2 3 4 4 कार्बन है और चारों के चारों कायरल कार्बन है, कार्बन तो ज्यादा है सॉरी, बट चार कायरल कार्बन है, तो चारों की आपने रिप्रेजेंटेशन बता, चारों की आपने कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करनी है। ठीक है, तो इसके केस में इसकी है, इसकी एस है, इसकी आ रहा है, इसकी एस है, इसकी भी आ रहा है, कैसे वो आप अब खुद प्रैक्टिस करते टाइम देखोगे। सिमिलरली इस मॉलिक्यूल में भी 1 2 3 तीन कायरल कार्बन है, तो इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन करनी है, तीनों की आ रही आएगी, करके देखना। ओके, क्लियर। उसके बाद यही प्रायोरिटी डिसाइड करते टाइम मैंने वही समझाया हुआ है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को आपने कैसे मानना है कि कार्बन जो है वो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा है, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को कैसे मान रहे हैं, कार्बन आगे 3 नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, लाइक दिस। प्रायोरिटी डिसाइड करते टाइम आपको ये काम में आएगा। ओके, क्लियर। तो बस इतना ही था, ऐसे आर और एस निकालते हैं। ठीक, सो दैट्स इट। आगे हमने कॉन्फ़िगरेशंस करना है। कॉन्फ़िगरेशंस मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंपटीशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और साथ में हमने कन्फर्मेशंस भी डिस्कस करनी है। जैसे आपके पास इथेन की कन्फर्मेशंस आपको याद है ना, ये वाली हमने जो करी थी, ये +1 का काम है ये वाला। ठीक है, इथेन की कन्फर्मेशंस ये वाली करी थी हमने। इथेन के अलावा भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी कन्फर्मेशंस हम पढ़ते हैं। ओके, स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड और उनकी एनर्जी, बट वो कंपटीशन में है, रेगुलर सिलेबस में नहीं है, तो कंपटीशन वाली क्लास में उसको करेंगे। आर एंड एस आपको आ सकता है पेपर में, बोर्ड में, तो उसको समझ लो अब आप। आर एंड एस कायरल कार्बन की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है।